प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। कितने वर्षों से हम ये सिलसिला इसी तरह से चला रहे हैं। मन की बात 2014 में शुरुआत उसकी हुई थी और उसके चंद महीनों बाद ही पोस्ट बॉक्स नंबर 111 की भी शुरुआत हुई थी और अनवरत ये यात्रा जो है वो जारी है आप सबके सहयोग से। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं नए वर्ष यानी 2022 में। तो 2022 का ये पहला कार्यक्रम है, पहला अंक है हमारे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 का। तो इसलिए विशेष तौर पर आप सबको सबसे पहले नववर्ष की बहुत सारी मंगल कामनाएं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम एक बहुत विशेष चर्चा करने जा रहे हैं और वो चर्चा है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। आपको याद ही होगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसके बारे में जिक्र किया था। पुणे में ये इंस्टीट्यूट है और बहुत विशेष है, बहुत ही विशिष्ट है। इसका कार्य, इसका योगदान 100 वर्ष से भी पुराना ये संस्थान है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे भूपाल पटवर्धन जी से, जो कि अध्यक्ष हैं इस भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की एग्जीक्यूटिव बॉडी की, जो कार्यकारिणी है उसकी। लेकिन भंडारकर साहब से हम जुड़े फोन लाइन के जरिए। उससे पहले आइए वो अंश सुन लेते हैं जो प्रधानमंत्री महोदय ने अपने पिछले मन की बात में इस संस्थान का जिक्र करते हुए कहा था। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में मेरा ध्यान एक दिलचस्प प्रयास की ओर गया है। ये कोशिश हमारे प्राचीन ग्रंथों और सांस्कृतिक मूल्यों को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने की है। पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम का एक सेंटर है। इस संस्थान ने दूसरे देशों के लोगों को महाभारत के महत्व से परिचित कराने के लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कोर्स भले अभी शुरू किया गया है, लेकिन इसमें जो कंटेंट पढ़ाया जाता है उसे तैयार करने की शुरुआत 100 साल से भी पहले हुई थी। जब इंस्टीट्यूट ने इससे जुड़ा कोर्स शुरू किया तो उसे जबरदस्त रिस्पांस मिला। मैं इस शानदार पहल की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी परंपरा के विभिन्न पहलुओं को किस प्रकार मॉडर्न तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। 7 समंदर पार बैठे लोगों तक इसका लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए भी इनोवेटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं। साथियों, आज दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के बारे में जानने को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है। अलग अलग देशों के लोग न सिर्फ हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, बल्कि उसे बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। तो सुना आपने, 100 वर्ष से भी पुराना इतिहास है जिसका ऐसे संस्थान यानी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि महाभारत जैसे उपनिषद, वेद, पुराण, इन तमाम अपनी हमारी देश की जो विरासत है, प्राचीन विरासत है, हजारों वर्ष पुरानी है, उसके बारे में ऑनलाइन कोर्सेज ही नहीं चलाते, लेकिन उससे जुड़ी बहुत सारी चीजों को सहेजने का भी काम करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज हम भूपाल पटवर्धन जी से बातचीत कर रहे हैं इस संस्थान की गतिविधियों के बारे में। पटवर्धन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, आप पुणे में हैं और इस संस्थान के बारे में चर्चा करते हुए जो थोड़ा बहुत मैंने समझने की कोशिश की इससे पहले, तो मुझे लगा कि मुझे बल्कि अफसोस हुआ कि आज तक हम इसके बारे में क्यों नहीं जानते थे। यानी प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में जिक्र किया उसके पहले तक हमें पता ही नहीं था और ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे जिनको मालूम नहीं रहा होगा। लेकिन ये एक बड़ा सुनहरा अवसर हम सबको मिला है कि आपसे हम इसके बारे में जानने, इस संस्थान के बारे में जाने। सर धन्यवाद धन्यवाद। 1917 में मैंने सुना कि इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में बताएं। 6 जुलाई 1917 में जी इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। डॉक्टर आरजी भंडारकर और उनके दोस्त जो कोई मित्र और विद्वान थे जी, उन्होंने मिलकर ये भारत की संस्कृति के लिए पहली संस्था है कि जो भारत की संस्कृति के लिए भारतीय लोगों ने स्थापन की है। इसके पहले जो संस्था हुई, डेक्कन कॉलेज हो गया या एशियाटिक सोसाइटी हो गई, वो अंग्रेजों ने स्थापन की थी। ये संस्था डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर सुखटनकर, डॉक्टर सरदेसाई ऐसे जो विद्वान थे इस प्राच्य विद्या में, प्राच्य यानी कि पौरात्य शास्त्र में, अच्छा, यानी कि अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में पढ़ाई करने के लिए यह संस्था स्थापन कर दी। आप की इजाजत हो तो मैं एक डॉक्टर भंडारकर जी ने 1918 में इस संस्था के बारे में जो बताया, वो अंग्रेजी में है लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ। नहीं, आप जरूर बताएं, क्योंकि उससे कम से कम इसका जो उद्देश्य रहा होगा उनके मन में और जो कॉन्सेप्ट रहा होगा वो हमें और साफ तरीके से समझ में आएंगी वो चीजें। एक 4-5 लाइन है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ जी। In December 1918, speech
with the lines, the object of this institute is to promote among its members a spirit of inquiry into the history of our country, literally, socially, and politically, and also to afford facilities to outsiders engaged in this pursuit. He goes on to say, the work undertaken is indeed arduous, and it will be questioned whether we Indians are sufficiently advanced to undertake unaided such a task with confidence and execute it in the manner so as to bring about a fruitful and uncontestable results. That was his first saying about this institute. जी, बहुत गहराई से उन्होंने चीजों को समझा और उसको इस रूप में साकार करने की कोशिश की जो संस्थान था। और हाँ, ये और वो 1918 में की। जी, क्योंकि जब 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, मेरा ख्याल है प्रक्रिया तो पहले से शुरू हो गई होगी, क्योंकि मैं कहीं देख रहा था कि 6 जुलाई 1915 में एक बैठक हुई जिसमें कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोग मिले और प्रोफेसर डॉक्टर रामाकृष्ण गोपाल भंडारकर, जिनका पूरा नाम है ये, तो उनके नेतृत्व में इस तरह की एक शुरुआत इतने वर्ष, 100 वर्ष से भी पहले हुई थी। 100 वर्ष से भी पहले हो गई। तो और उनका उद्देश्य जो था वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं था, लेकिन विश्व के लिए था। उन्होंने बताया है ये, और उन्होंने ये बताया है कि ऐसी शंका भी लेना गलत है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं, हम ये जरूर करेंगे। ये उनकी भावना थी उस वक्त। जी, अच्छा, एक बात जानने की उत्सुकता हो रही, क्योंकि जब संस्थान के बारे में आपसे जानने की हम कोशिश कर रहे हैं तो आपने जिस तरह से प्रोफेसर डॉक्टर रामाकृष्ण गोपाल भंडारकर जी के बारे में बताया, दरअसल उनकी सोच, उनकी अवधारणा या उनके दिमाग में जो चीजें थी अपने देश की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास था। भंडारकर साहब के बारे में थोड़ा बताएं, उनका व्यक्तित्व या उनका कृतित्व या किस तरह की वो पृष्ठभूमि या योगदान उनका रहा है ओवरऑल, अगर हम बात करें तो, ताकि इस संस्थान के बारे में और हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे उनकी अवधारणा क्या थी। हाँ, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ये सिर्फ विद्वान भी नहीं थे, लेकिन वहाँ उस वक्त के एक समाज सुधारक भी थे। और डॉक्टर न्यायमूर्ति रानडे, डॉक्टर भंडारकर, लोकमान्य तिलक, ये सब लोग जो थे उनको इकट्ठा करना ये डॉक्टर भंडारकर के आयुष्य का बहुत बड़ा काम था। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी का वो सवाल है। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह के विरोध में एक कानून लाया, बाल विवाह बंद करने के लिए। तो जो सनातनी थे उन्होंने उसको बहुत विरोध किया। डॉक्टर भंडारकर ऐसे थे, उन्होंने वेद और उपनिषद का आधार देके सबको बता दिया कि ये जो कानून है ये अपने समाज के लिए आवश्यक है, और ये वेद में और उपनिषद में भी बताया गया है, इसलिए इसका विरोध हमें नहीं करना चाहिए। और बात यह है कि लोकमान्य तिलक जी और वहाँ के जो सब विद्वान थे उन्होंने ये मान्य किया। अभी ये बात आती है क्योंकि अभी अभी अपने सरकार ने 18 साल की उम्र 21 साल की है शादी की उम्र, लेकिन उसके पहले जब 12 साल 11 साल की थी, वो 14 साल के भी आगे लेने का काम जब किया वो डॉक्टर भंडारकर ने किया। ये एक बहुत बड़ी बात उनके बारे में है। और दूसरी उनकी सोच, जो प्रार्थना समाज या ब्राह्मो समाज यहाँ स्थापना हो गई, तो लोग सोचते थे कि इनके ऊपर बाहर के सेमेटिक रिलीजन यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन का कुछ प्रभाव है। तो उन्होंने सिर्फ खंडन ही नहीं किया, लेकिन संत तुकाराम जो कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत है, उन्होंने बहुत सारे अभंग लिखे हैं। उनके विवरण में जो कुछ लिखा है वो कैसे हमारी प्रार्थना समाज या ब्राह्मो समाज समाज सुधारक के रूप से आगे जाती है, ये उनका दूसरा पहलू था। तो ये तो हुआ समाज सुधारक के रूप से जी। वैसे वो देखे तो वो मैथमेटिक्स के प्राध्यापक थे। अच्छा। लेकिन संस्कृत में रुचि थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की, और संस्कृत के बाद संस्कृत से हमें क्या क्या वेद, महाभारत, ये सब की पढ़ाई उन्होंने की। उतना ही नहीं, जो संस्था की स्थापना हुई तब उनके पास जो 2600 ग्रंथ थे वो उन्होंने संस्था को दे दिए 1917 में। अच्छा। सब विषयों पे थे, अवेस्ता था, जोरेस्ट्रियन थे, अपनी संस्कृति के थे, वो सब ग्रंथ संस्था को दे दिए, और उससे हमारी लाइब्रेरी शुरू हो गई। वो ग्रंथ आज भी हमारे पास है और अच्छी अवस्था में हमने रखे हैं। मुझे तो पटवर्धन साहब ये जानकारी मैं पढ़ा कहीं से, और जानकारी मैंने इकट्ठी की कि आपके यहाँ जो आपका पुस्तकालय है
उसमें पांडुलिपियां बहुत बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा बहुत ही कीमती पुस्तकें, अनमोल पुस्तकें जो हैं, लाखों की संख्या में आपके यहाँ हैं। तो ये बहुत अनूठा एक संस्थान है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, उसके काम के बारे में भी हमें जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन इस बात को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक गीत हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आपसे थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे इस संस्थान की जो तमाम गतिविधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। आइए सुनते हैं ये गीत। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
कितनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस इंस्टीट्यूट में जो कि भंडारकर प्राच्य शोध संस्थान पुणे, अगर हम हिंदी में उसके बारे में जानना चाहें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी थाती है। आप सोचिए कि 1917 में इसकी स्थापना हुई थी 6 जुलाई को और 100 वर्ष से भी ज्यादा लंबा समय रहा है। कितनी कुछ खास चीजें हुई हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जो इस संस्थान की एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके अध्यक्ष भूपाल पटवर्धन जी से। पटवर्धन सर, आपसे हम जानने की उत्सुकता हो रही है कि 1917 में इस संस्थान की स्थापना का जो उद्देश्य था वो आपने बताया, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां थी? क्योंकि और भी बहुत सारे संस्थान थे उस तरह की प्राच्य विद्या से जुड़े हुए जो काम कर रहे थे, लेकिन ये संस्थान जो प्रोफेसर भंडारकर ने शुरू किया, कोई खास उद्देश्य था इसका? हाँ, इसमें दो बातें हैं। जैसे काल जाता है वैसे पढ़ाई की स्थिति भी बदल जाती है जी। और हम सोचे तो 16वें शतक के बाद एक जो पढ़ाई की स्थिति थी वो बहुत सारी पाश्चात्यों की तरह से, सोच की तरह से काम चल रहा था। हमने देखा तो डॉक्टर भंडारकर के पहले अपने यहाँ का जो मैक्स मुलर से लेकर बुलर तक जो कुछ भी सोच हुई या उसका जो ज्ञान ले गया वो शास्त्रीय दृष्टि से पाश्चात्य लोगों ने किया। लेकिन इसलिए डॉक्टर भंडारकर ने ये सोचा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें अपना ज्ञान जो है तो अपने दृष्टि से देखना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से लोगों को समझा सके कि हम क्या कहना चाहते हैं, विश्व को भारत की संस्कृति क्या कहना चाहती है जी। ये हम अपनी भाषा में, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है तो हम अपनी संस्कृति अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये काम शुरू किया। मतलब इसके लिए हमें बाहर के विद्वानों की आवश्यकता नहीं है कि वो व्याख्या करके हमें बताएं कि हमारे ग्रंथों में क्या है और हमारी संस्कृति में क्या है। उनकी ये इच्छा थी कि बाहर के संशोधकों ने भी जरूर पढ़ाई करने दे, लेकिन हमारी सोच है, हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे जी। फिर देखेंगे बराबर क्या है और नहीं, क्योंकि संस्कृत का जो ज्ञान मैक्स मुलर जी ने लिया उससे बड़ा अच्छा ज्ञान कभी भी यहाँ के जो संस्कृत के है, जो बचपन से ही संस्कृत पढ़े हैं, उनको ज्यादा रहता है, तो वो अच्छी तरह से समझा सकते हैं, वो उनकी सोच। अच्छा, एक चीज मुझे लगता है आपकी बात से थोड़ा सा मुझे ये बात समझ में आ रही है कि प्रोफेसर डॉक्टर भंडारकर इस बात को, चूंकि उन्होंने बहुत गहन अध्ययन भी किया था, वो बहुत आश्वस्त थे, वो बहुत इस बात में गौरव महसूस करते थे कि जो हमारे ग्रंथ हैं, वो भगवत गीता हो, वो उपनिषद हो, वो पुराण हो, महाभारत है अगर उसकी बात करें, या रामायण है, उनमें जो ज्ञान छुपा हुआ है और जीवन का जो दर्शन छुपा हुआ है वो बहुत अमूल्य है, बहुत गहन है, और उसको हम भी आत्मसात करें और दूसरे लोगों तक भी उसको पहुंचाएं। ये मुझे लगता है कि एक उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था और इसके लिए उन्होंने जो शुरुआत की, आज तो मैंने सुना है कि दुनिया भर तक आपके कोर्सेज चल रहे हैं ऑनलाइन, बहुत सारे विषयों को लेकर। बहुत सारे विषय लेकर हमारे बहुत सारे कोर्सेज आप जो बता रहे हैं वो बराबर है जी। वही उनका ये था। दो बातें हमें अलग करनी चाहिए, एक समाज जीवन कैसे चलता है वो, और भौतिकता है वो। अच्छा। तो हमारा ज्ञान जो है वो जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक कैसे जी रहे, कौन से प्रिंसिपल, धर्म जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चर्चा की है। धर्म और रिलीजन में बहुत सारा फर्क है। धर्म उन्होंने जो व्याख्या की है, धर्म आकाश से भी बड़ा है। अच्छा। और अणु से भी छोटा है। सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज टू गवर्न द सोसाइटी। और दूसरी बात उन्होंने ये मान्य कर दी कि 3, 4, 5 हजार साल से हमारी ये जो संस्कृति चल रही है
वो कालानुरूप बदल स्वीकारने के लिए तैयार हो गई है। जी। एक ही आदमी, एक ही पुस्तक और एक ही ईश्वर मानो या कौन सी भी है, ये इस संस्कृति ने कभी भी मान्य नहीं किया। तो सबको साथ लेकर एक आश्वस्त जीवन कैसे हम रह सकते हैं, इसका जो रहस्य है वो तो बहुत गहन है, लेकिन उसकी पढ़ाई कैसी करनी, उसका एक मार्ग हम दिखाए, ये उनका प्रयास था। अच्छा देखिए, उनकी प्रेरणा से आप कह सकते हैं कि महाभारत पर मुझे लगता है सबसे पहले बड़े स्तर पर काम शुरू हुआ इस संस्थान में। हाँ, ये भी 1919 के आसपास शायद इसकी शुरुआत हो गई थी। हाँ, महाभारत को लेकर ऐसा क्या महाभारत को लेकर आकर्षण था उनके मन में, जिसको वो चाहते थे कि उसका जो सार है, उसका जो मर्म है, उसको व्याख्यायित करके दुनिया के सामने रखें? वो किस तरह का काम रहा ये काम करीब 60 साल चलता रहा, क्योंकि वो जो हस्तलिखित थे जी। वो 900 या 1000 हस्तलिखित से भागों से इकट्ठा करके उन्होंने ये काम किया। अच्छा। आपका सवाल बड़ा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। क्या और उसमें जो हमारी क्रिटिकल एडिशन है, हाँ। उसमें भेद भी लिखे हैं नीचे, यानी कि ऊपर जो समानता है सब हस्तलिखितों में वो आई है, लेकिन नीचे उसको हम क्रिटिकल एपरेटस बोलते हैं। अच्छा। उसमें जो जो भेद है वो भी लिखे है। महाभारत ये क्या है? महाभारत एक बहुत बड़ा एपिक है, और जिसमें सिर्फ धर्म के बारे में चर्चा नहीं है। आज भी हम सोच कर देखिए, महाभारत में जिन जिन व्यक्तियों का वर्णन किया है या उनकी मानसिकता बताई है, वो आज भी हमें समाज में जहाँ जहाँ जाए वहाँ हम देख सकते हैं। ये एक पहली बात है। दूसरी बात, महाभारत में जो तत्वज्ञान फिलोसफी है वो सब संवाद के स्वरूप में है, और वो जो सब संवाद है, अभी तो महाभारत के हमने 18 पर्व जो है उनका सिर्फ ऊपर का क्या है वो दिखाया है, लेकिन उसका जो तत्वज्ञान है वो संवाद में है। ऐसे बहुत सारे 15-20 संवाद तत्वज्ञान के बारे में जी। वो तत्वज्ञान अर्थशास्त्र से लेकर, कला से लेकर, जीवन व्यतीत करने से लेकर, यानी कि मैंने अभी जो बोला है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये मानवीय जीवन के जो सब पहलू हैं वो महाभारत में है। एक भी ऐसी चीज नहीं है आज भी, इतने साल पहले लिखा गया, हजारों साल पहले हुआ लिखाया गया जो ये एपिक है बड़ा, एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आज अपने आज के जीवन में भी लागू हो नहीं सकती। इसकी पढ़ाई हमारे यहाँ के विद्वान लोग बोलते हैं कि महाभारत ये ऐसा है कि आप उसकी पढ़ाई जितना ज्यादा करें उतना ही ज्यादा हम उस पे ज्यादा सोच करके उसमें क्या लिखा है समझ सकते हैं। यानी कि आज भी महाभारत की पढ़ाई पूर्ण हुई है ऐसे हम समझ नहीं सकते हैं जी। देखिए, मुझे लगता है यही उनका एक ये था कि ये सालों साल, हजारों साल रहने वाली चीज है, इसलिए उन्होंने महाभारत सुना होगा। जी, ये बिल्कुल सच बात है पटवर्धन जी, क्योंकि देखिए आसपास का माहौल या परिस्थितियां बदलती हैं समय के साथ। हजारों साल पुरानी बात है ये महाभारत की, लेकिन जो द्वंद्व है, कन्फ्लिक्ट है, जो संशय की स्थिति होती है, आदमी ये करे या वो करे, ऐसे तमाम चीजें हैं जो हमेशा से रही हैं, आज भी हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों को समझ पाते, जो आपने बहुत गहरी बात बताई है कि महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस तरह के तमाम तत्व जो है अलग अलग अवसरों पर उसमें बड़े स्पष्ट रूप से निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि आज के द्वंद्वों में भी हमें रास्ता मिलता है अगर इन चीजों को हम समझ पाते हैं तो। बराबर है आपका। महाभारत में आप एक बहुत बड़ा संवाद है शांति पर्व में जी, जब भीष्म और युधिष्ठिर के बीच का, भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में वो जो संवाद है उसमें ये सारी बातें चर्चा की गई है, और उन्होंने वहाँ भी राजधर्म, अर्थ को बहुत सारा बड़ा महत्व दिया है, और उन्होंने समय बताया दिया गया है कि जब कब अर्थ की जरूरत है, कब धर्म की जरूरत है, काम यानी कि हम जो कुछ उपलब्धियां हैं उसका जो स्वाद लेते हैं उसकी भी मानव जीवन के लिए जरूरत है, और ये सब होने के बाद मोक्ष की भी कैसी जरूरत है। ये चारों बातें उन्होंने उस संवाद में बहुत अच्छी तरह से धर्मराज को बताई है। दूसरी बात यह है कि धर्मराज को शासन कैसे करे, अच्छा, इसके बारे में उनका बहुत गहरा ज्ञान कि शासन कैसे करे, इसका ज्ञान, क्योंकि वो धर्मराज तो उद्विग्न थे उस वक्त, क्योंकि सब उनके जाने पहचाने, उनके नजदीक के सब लोग तो गए थे, तो वो बहुत उद्विग्न थे। इसलिए उन्होंने ये सब जो बताया है वो बहुत बड़ा भाग है। हम अगले सीरीज में वो लेने वाले हैं कि महाभारत में रहने वाले संवाद,
अच्छा। वैसे ही द्रौपदी और श्री कृष्ण जब द्यूत में द्रौपदी का वो बात मैं आपको बताना भूल गया जी। कहाँ भी महाभारत में हमारे क्रिटिकल एडिशन में वस्त्रहरण शब्द नहीं है, अच्छा, वस्त्राकर्षण है। इसका क्या तात्पर्य लिया जाए? तात्पर्य ऐसा लिया जाए कि वस्त्रहरण यानी कि वस्त्र निकालना, हाँ। ये हमारे संस्कृति को कभी भी मान्य नहीं था। और वो उस दरबार में जहाँ भीष्मराज, जहाँ द्रोणाचार्य सब बैठे थे, हाँ। उनके सामने ये कभी हो भी नहीं सकता है। तो वस्त्राकर्षण था, यानी कि वस्त्र पकड़ के द्रौपदी को खींच कर लाया गया। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, जहाँ की संस्कृति का वो महिला, और मैं ये आज बता रहा हूँ क्योंकि उस संवाद में श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी के संवाद में जो द्रौपदी ने जो बोला है, जो उसने जो एक तत्वज्ञान रखा है अपने खुद का, यानी कि स्त्री का महत्व भी इतना ज्यादा था कि एक स्त्री भी उस वक्त अपने पति को या लोगों को बता सकती थी, और बताया उन्होंने कि युधिष्ठिर कैसे उनका कितनी बड़ी गलती हो गई और वो कैसे गलत थे। यानी कि कोई भी आदमी रहे, ये पूर्ण आदमी नहीं रहता है, कुछ न कुछ उसके साथ भी उसका भी गलतियां हो जाती है, और वो गलतियां बताने की ताकत जी द्रौपदी ने रखी। ये आपको कौन सी भी संस्कृति में नहीं दिखाई देगा। जी जी, ये संस्कृति का महत्व है। हाँ, ये स्वतंत्रता और ये अधिकार द्रौपदी को था, स्वतंत्रता और अधिकार कि अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, अपना अपमान, उन सब के बारे में सवाल भी पूछ सके सबसे और बात भी कर सके। बराबर है। बहुत रोचक बात है पटवर्धन जी, और मुझे लगता है कि क्योंकि आपने जो जाहिर सी बात है जो बातें की, आपने चर्चा की, उसको बहुत मंथन और बहुत विश्लेषण या विवेचना के बाद, महाभारत में जो उल्लेख होंगे उसके बाद ही ये निष्कर्ष निकला होगा कि आपने वस्त्राकर्षण शब्द इस्तेमाल किया वस्त्रहरण की जगह। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को रखने की कोशिश इस रूप में हुई है। खैर, अभी एक गीत हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं, और बहुत रोचक, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपसे आगे की चर्चा हम गीत के बाद जारी रखेंगे। महाकवि श्री वेद व्यास की आरती सभी उतारत है, जिनकी लेखनी से निकला ये महाकाव्य महाभारत है। बहुत दिन बीते पुरानी बात है, आज तक जो विश्व में विख्यात है। हस्तिनापुर नाम की थी एक यहाँ नगरी बड़ी, हीरे पन्नों मोतियों की आभ से जगमग जड़ी, जिसके ऊपर चंद्रवंशी राजाओं का राज था, जिसके राजा पांडु पर सारी प्रजा को नाज था। इस कथा में जोर है, आंधियों का शोर है, भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पांडु से पांडव हुए, धृतराष्ट्र से कौरव हुए, एक जमी के कलंक दूजे जगत के गौरव हुए। दुष्ट दुर्योधन अधर्म की राह पर चलने लगा, निज चचेरे भाइयों से व्यर्थ ही जलने लगा। किंतु पांडु सुत युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, भाई से भाई न झगड़े उनके शुद्ध विचार थे। कृष्ण का उपदेश है, मानता सब देश है, भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा।
श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान की, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है जो, और उसी के अध्यक्ष हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के भोपाल पटवर्धन जी। उनसे हम चर्चा कर रहे हैं उस संस्थान की तमाम जो गतिविधियां हैं। इस बहाने महाभारत को लेकर कितने सारे महत्वपूर्ण और रोचक और नए पहलू भी हमारे सामने निकल कर आए हैं। पटवर्धन सर, आपने महाभारत पर चर्चा की, महाभारत पर बहुत विस्तार से काम हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं, हमारे देश की और हमारी इतिहास की थाती हैं। हमारे सबसे बड़े तो महत्वपूर्ण वेद ही हैं, अगर वेदों की हम चर्चा ना करें, उपनिषद हैं। क्या इन पर भी संस्थान में कुछ कार्य हुआ है इस तरह का जो विशेष हो और अलग हटकर हो? हाँ, उस पे भी बहुत सारा काम चालू है। अच्छा। संस्था का एक बहुत बड़ा काम जो है तो वैदिक बिब्लियोग्राफी, जो वेद पे लिखा गया है उनकी बिब्लियोग्राफी संस्था ने पूर्ण की है। और वो वेद के बारे में आपको मैं बता दूं कि ऋग्वेद में भी जो भी कुछ ऋचा या जो भी कुछ भाग किए हैं उसमें 21 महिला है जिन्होंने उसमें लिखा है। ऋग्वेद सिर्फ पुरुषों ने लिखा है ऐसा नहीं है। अच्छा। तो महिलाओं का भी बहुत बड़ा भाग है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमने एक कोर्स भी किया है, वो हम अभी भी जारी रखेंगे। ये चारों वेदों का विवरण किया है। और हम जब बताते हैं तो अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान कुटुंब शास्त्री करके काम कर रहे हैं। वे वेद से वेदांत तक, यानी कि अपनी जो तत्वज्ञान शुरू होता है वो वेद से शुरू होता है और वेदांत यानी कि उपनिषद वहां तक जाता है। आप YouTube पर गए तो अभी भी हमारे 12 उपनिषद पे 15-15, 20-20 मिनटों की कुछ बातें, बहुत सारा वहाँ बताया गया है। अच्छा। तो वेद और उपनिषद तो वो तो अपनी संस्कृति का प्राण है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यानी कि महाभारत का जो कुछ तत्वज्ञान है उसका हम बेस देखें, उसका मूल देखें तो वो उपनिषद में ही हमें मिलता है। देखिए पटवर्धन जी, एक बात तो मुझे थोड़ी बहुत जो समझ में आती है वो ये है कि अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं और विवेचना करें तो इन सब में कहीं ना कहीं एक सूत्र ऐसे हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। एक ही मूल तत्व है जिसको अलग अलग ढंग से अलग अलग समाज के वर्गों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए कहा गया होगा कि शायद सभी लोग इस बात को समझ सके, क्योंकि उपनिषद जो उसका सार है वेदों का, पुराणों में अलग तरह से वही चीजें कही गई हैं, कुछ अलग ढंग से कही गई हैं, और महाभारत का जिक्र हमने किया। एक चीज जानने की उत्सुकता होती है, देखिए महाभारत इतना प्राचीन है, या वेद या उपनिषद, इनको लेकर आप लोगों ने जब पाठ्यक्रम शुरू किया तो वो किस रूप में तैयार किया? वो भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम, जैसा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बताया कि आप ऑनलाइन इन पर पाठ्यक्रम चलाते हैं, तो उसमें किस तरह से इनका समावेश किया? क्या पाठ्यक्रम किस रूप में उसकी रूपरेखा बनाई? कैसे उसे संचालित करते हैं आप? पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ इस विषय का अध्ययन बहुत सारा हुआ था और अध्ययन करने वाले बहुत सारे विद्वान संस्था में थे और है भी जी। लेकिन संस्था अभी तक समाज के सामने गई नहीं थी, इसलिए हमने हमारे विद्वानों को बताया कि हमें अभी ये तैयार करके अपने समाज के सामने रखना है। तो हमारे विद्वान भी बड़े इच्छुक थे और उन्होंने बताया कि हाँ, ये हम जरूर करेंगे। साधारणतः 20-25 विद्वान जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। अभी भी महाभारत की चर्चा करें तो 5 विद्वान हमारे यहाँ महाभारत का कल्चरल इंडेक्स बना रहे हैं। अच्छा। कल्चरल इंडेक्स यानी कि महाभारत में जो पर्वत बताए गए हैं, जो फ्लोरा फौना बताया गया है, जो नदियाँ बताई गई है, उन सब का वर्णन कहाँ कहाँ आ गया है उसका एक संक्षेप में सूची बना रहे हैं, वो अलग से बना हम रहे हैं। अच्छा। अभी हम नाम पे है, अभी अर्जुन और पांडव ऐसे कर रहे हैं। अच्छा। तो ये सब लोगों ने उसमें उत्साह से भाग ले लिया। दूसरी बात हमने इस कोर्स में ये रखी, क्वेश्चन एंड आंसर। आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा। हम जवाब देंगे, हमें जो मालूम है उतना बताएंगे, बाकी का सोचने का। यही हमारी और अपनी संस्कृति की भी ये बात है कि सवाल जवाब में ही हम ज्ञान लेंगे, बाकी का जो ज्ञान है तो खुद ने लेना चाहिए। सच बात सवाल जवाब तो उसी तरह से ये कोर्सेज की रचना की गई है। ये तो बात वाकई सच है कि इन कोर्सेज को पढ़ के आप पूरी तरह से चीजों को समझ जाएंगे, आत्मसात कर लेंगे, वो संभव नहीं है, इनकी भी एक सीमा है। लेकिन ये प्रेरणा जरूर देते हैं कि आप
अगर रुचि हो तो इसमें और गहराई में उतरते चले जाएं। खुद स्वाध्याय के माध्यम से आप जितना ज्ञान एकत्रित कर सकते हैं उतना आप जरूर करें। लेकिन ऑनलाइन जो कोर्सेज का संचालन है वो कैसे होता है? किस किस तरह के कितने कितने समय के कोर्सेज हैं जो आपके संस्थान के माध्यम से चलाए जाते हैं? 2 बरस हो गए हमने कोर्स चालू किए हैं। हमने अभी तक 6 या 7 कोर्स किए। कोर्स का स्वरूप ये रहता है कि उसका अध्ययन का समय 45 मिनट का रहता है। अच्छा। तो 45 मिनट में जो कोई वक्ता है, और बहुत सारे वक्ता रहते हैं, वो अपनी बात यानी कि रखते हैं, और फिर आधे घंटे के लिए ये सवाल जवाब का सेशन हो जाता है। अच्छा। और ये बात होने के बाद यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा मेल एड्रेस रहता है। वो मेल एड्रेस पे आपको कौन सी भी शंका हो तो पूछ सकते हैं। उसके साथ ही हम कुछ पढ़ने के लिए लिटरेचर भी लोगों को दे देते हैं, और कुछ पढ़ने के लिए सुझाव भी देते हैं कि आपको इसमें ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये ग्रंथ पढ़िए, ये इस भाषा में, ये इस भाषा में, ये इस भाषा में है। भाषा समझने का साधन है। ये मानकर सब भाषा में रहने वाले जो ज्ञान है उसका हम एक सूची भी दे देते हैं कि आप ये पढ़िए, और शंका हो जाए तो जरूर हमारे पास मेल भेजिए। इसमें जो लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन कोर्सेज में, क्योंकि ऑफलाइन तो शुरू हुआ नहीं था, मेरा ख्याल है कोविड के समय में ही ये सब शुरुआत हुई, और पिछले 2 साल में आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो ऑनलाइन ही शुरुआत हुई होगी, ऑफलाइन तो क्लासेस नहीं होती होंगी। अब इसमें इसका फायदा भी एक बहुत बड़ा मिलता है कि ऑनलाइन होने से दुनिया के कहीं किसी भी हिस्से से लोग जुड़ सकते हैं। तो आपके पास किस किस तरह के लोग जुड़े हैं इन कोर्सेज में? हमारे पास इस कोर्स से 4000 लोग अच्छा जुड़े गए हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये तो। 4000 लोग जुड़े गए, और मुझे बताने में भारत में से ही ज्यादा होंगे। और ज्यादा है, 2,500 से 3,000 लोग भारत से, लेकिन 1,000 ऐसे हैं कि जो विश्व भर से। और आपको आश्चर्य होगा कि 2 लोग पाकिस्तान से भी है। अच्छा। बड़ा रिस्पांस जो मिला है बाहर का, वो यूरोप और अमेरिका से मिला है। अच्छा। इंडोनेशिया से बहुत लोगों ने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं। इंडोनेशिया में देखिए वो है मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ भारत की जो विरासत है पुरानी, उसको लेकर बहुत आकर्षण हमेशा से रहा है और आज भी है। और ये जब उनकी बातें मैं पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, मुझे बड़ी इससे प्रेरणा मिलती है कि वो कहते हैं कि हमारे पुरखे तो एक ही थे, एक बात ये है, और दूसरी बात ये जब वो कहते हैं कि हमें भी अपने समाज में इंसान को बेहतर बनाने का कोई रास्ता चाहिए, और ये रास्ता इन्हीं में से मिलता है, इन्हीं से निकलता है। ये बड़ी प्रेरक बात है। अच्छा पटवर्धन साहब, आप लोगों ने महाभारत पे काम किया और भी वेद और उपनिषदों के बारे में चर्चा की, जिनके बारे में कोर्सेज भी आप चलाते हैं। प्राकृत भाषा को लेकर भी बहुत ज्यादा गहनता से काम हुआ है, इसका उद्देश्य क्या था? ऐसा है, आप संस्कृत के नाटक या संगीत और कहाँ भी गए तो प्राकृत और संस्कृत में 1-2 फर्क है। एक संस्कृत अभिजनों की भाषा थी। उस नाटक के बारे में चर्चा करें तो राजा और प्रधान थे, उनके संवाद संस्कृत में है, लेकिन बाकी लोगों के संवाद जो है वो प्राकृत में है। अच्छा। ये एक बात है जी। दूसरी बात, यहाँ जैसे वैदिक संस्कृति है वैसे श्रमण संस्कृति भी है, जो हम अभी बुद्धिज्म या जैनिज्म से हम समझ सकते हैं। उसमें जैनिज्म जो है, जैन फिलोसफी, वो सब जैन फिलोसफी प्राकृत में है। यानी कि तो प्राकृत, पाली और संस्कृत, ये तीनों भाषा जो है वो मूल भाषा यहाँ की है। जी। हमारे यहाँ पाली का उतना अभ्यास नहीं है, पाली के बहुत कम हस्तलिखित है, लेकिन प्राकृत में शायद 5,500 हस्तलिखित हमारे पास है। जैनिज्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में हमारा बहुत बड़ा काम चल रहा है। एक जैन प्रोसोपोग्राफी का हमारा काम चल रहा है कि शायद 1 लाख व्यक्तियों का उल्लेख जिन जिन जैन हस्तलिखितों में या प्राकृत में है, उन सब का इकट्ठा करने का हमारा एक काम चल रहा है। अच्छा। और जैनिज्म ये भी अपने श्रमण संस्कृति का ही एक, यानी कि अपने संस्कृति का ही एक भाग है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये जो आपने प्राकृत भाषा का जो आपका शब्दकोश है, इसको लेकर भी बहुत चर्चा होती है, उसकी प्रशंसा बहुत होती है कि बहुत अच्छा एक बड़ा काम हो पाया। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आपके यहाँ पुस्तक
पुस्तकालय में जो पांडुलिपियां हैं या पुस्तकें हैं, उसमें चाहे वो हिंदू धर्म और संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हों या जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस सब से जुड़ी हुई प्राचीन पांडुलिपियां और ग्रंथ भी हैं। दूसरे देशों ने भी मैंने सुना है कि उसमें बहुत योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया अपने यहाँ से कुछ उन्होंने। त्रिपिटक, क्योंकि बुद्ध धर्म तो जापान हो, कोरिया हो, थाईलैंड हो, इन सब जगह बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहा है, चीन है यहाँ तक कि, तो वहां से भी कुछ योगदान मैंने सुना मिला है। किस तरह का योगदान था? त्रिपिटिका यानी कि 3 वेसल्स ऑफ विजडम जी, जो बुद्ध धर्म का बहुत सारा ज्ञान है, उसकी भी एक क्रिटिकल एडिशन बनाने का उद्देश्य है। क्योंकि हमारी संस्था ऐसी है कि ये त्रिपिटिका चीन भाषा में, अपने पाली में तो है ही, तमिल में है, श्रीलंकन भाषा में है, जापान की भाषा में है, यानी कि कम से कम 12 देशों की भाषा के सब त्रिपिटिका अपने इंस्टीट्यूट में उन देशों ने हमारे यहाँ दी है और वो हमने जतन करके रखी है। हमारा उसका भी एक बौद्धिज्म के बारे में ये है कि ये सब त्रिपिटिका का भी एक क्रिटिकल एडिशन बना है। ये सब त्रिपिटिका में साम्य कहाँ है और भेद कहाँ है, वो 12 भी भाषाओं के त्रिपिटिका संस्था में आज है और उसके ऊपर काम करने के हम सोच रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम होगा और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग समाज में अलग अलग समय में चीजों का जिस तरह से प्रयोग होता है या जो व्यवहार में चीजें होती हैं, तो कुछ न कुछ छोटी चीजें छूटती हैं, जुड़ती हैं, तो थोड़े थोड़े अंतर भी हमें दिखते हैं। इस बात का अध्ययन जब आप लोग करेंगे, 12-13 भाषाओं में जो ये त्रिपिटक है उनके बारे में जानकारी होगी, उनमें साम्यता या कहीं असमानता है तो उसको भी समझने का अवसर मिलेगा। खैर, इस बातचीत को थोड़ा सा और हम आगे लेकर चलेंगे पटवर्धन सर, लेकिन इस बीच हम एक श्रोताओं को गीत सुनवा देते हैं और फिर लौटकर आपसे बात करते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम
श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्राचीन जो हमारी विरासत है, जो महानतम हमारे ग्रंथ हैं हमारी संस्कृति के, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, इन सब को लेकर बहुत ही गहन चिंतन और मंथन भी हुआ और उस पर काम भी हुआ। इसके अलावा बुद्ध धर्म, जैन धर्म के तमाम ग्रंथों को लेकर भी काम हुआ है। आज इस कार्यक्रम में जिनसे हम बात कर रहे हैं वो भोपाल पटवर्धन साहब हैं, जो कि इस संस्थान के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसकी, उसके अध्यक्ष हैं। पटवर्धन साहब, जो एक आपके यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स एंड कंजर्वेशन सेंटर है, मैंने सुना है। हाँ, आपके यहाँ पांडुलिपियों का तो भंडार है, मुझे लगता है करीब 25-30 हजार पांडुलिपियां तो होंगी आपके यहाँ, है ना? 28,000 पांडुलिपियां और 1.5 लाख के आसपास पुस्तकें भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो इस तरह की किताबें हैं। तो ये जो सेंटर है मैन्युस्क्रिप्ट्स रिसर्च एंड कंजर्वेशन सेंटर, इसका क्या रोल है, इसकी भूमिका क्या है? बात यह है कि अभी ये कंजर्व करना तो जरूरत है और कंजर्वेशन के लिए अलग अलग तरीके रहते हैं। उसकी स्वच्छता करना और साफ करना ये एक बात रहती है, लेकिन कई पांडुलिपियां जो है वो उनकी हमारे पास आते हैं तभी उसकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो एक पेपर मिलता है, वो साफ करके हम उसको लगा देते हैं क्योंकि वो वैसे की वैसे रहे। हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर जो है राज्यपाल जी, उन्होंने अभी कंजर्वेशन सेंटर है इसके लिए 25 लाख का अनुदान दे दिया है। इससे हमारा काम और भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये काम बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, हम अभी क्योंकि अभी नई तकनीकें भी आ गई है, तो एक हम जो एयर कंडीशन कहते हैं कि एक ही हवामान रखे तो वो ज्यादा से ज्यादा साल तक वैसे ही रह जाएंगे। बहुत अचरज की बात यही है कि जब ये शुरू हो गया, हम सोचते हैं कि 400 BC बिफोर क्राइस्ट जी हमारे पास के मैन्युस्क्रिप्ट है, लेकिन उस टाइम के मैन्युस्क्रिप्ट बहुत कम रह गए हैं क्योंकि निसर्ग से वजह से उसकी वजह से वो खराब हो गए हैं। हमारे पास सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है वो 8वीं सदी की है। अच्छा, वो एक जैन मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें जैसे पंचतंत्र रहता है वैसे ये लिखी है। जो ताड़पत्र पर लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट है उनका आयुमान बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन जो बार्च पेपर पे लिखी है अपने साल पे, उसका आयुर्मान बढ़ाने के लिए ये सब कागज और ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और वो काम सिर्फ हम हमारे लिए नहीं करते, बाहर के इंस्टीट्यूट के लिए भी करते हैं। जी, कितनी कमाल की बात है कि जो हजारों वर्ष पुराने जो पत्र पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ताड़पत्र या इस तरह के, उस पर जो लेखन होता था वो हजारों साल संरक्षित रह सकता है। ये तब लोग जानते थे इस बात को। जो आपका सेंटर है पटवर्धन साहब, वो मैंने सुना है कि जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का है, उसकी एक कोई योजना है जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसके माध्यम से भी वो उसको मदद मिलती है, संचालित होता है वो? हाँ, वो भी हमें मदद करते हैं। उन्होंने हमारे बाकी का जो अभी हमने हमारा खुद का डिजिटाइजेशन का केंद्र स्थापन किया है, लेकिन 14,000 मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने भी डिजिटाइज किए है क्योंकि ये भी करना बहुत जरूरी है कि वो रखने के लिए दूसरी फॉर्म में भी रखना जरूरत है जी। ये हमने 18,000 मैन्युस्क्रिप्ट अब तक हमने डिजिटाइज करके रखे हैं। इतना विशेष तरह का काम है, इसके लिए तो ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत होती होगी। बहुत सारी जरूरत है। एक नाम जरूर लूंगा जी। उनका नाम है डॉक्टर श्रीनन बापट। अच्छा, जो हमारे यहाँ के क्यूरेटर है। हाँ। वो इस विषय में बहुत ही माहिर है, वो इसका सब ख्याल रखते हैं। पहले एक बहुत बड़े विद्वान थे हमारे यहाँ, उनका नाम था डॉक्टर PK घोड़े। उन्होंने इस विषय पर और ये मैन्युस्क्रिप्ट और इसके ऊपर 500 से ज्यादा पेपर लिखे हैं। वो ये काम करते थे और अभी हमारे श्रीनन जी बापट कर रहे हैं। उनका सिर्फ उसका क्यूरेटिंग इतना ही काम नहीं है, तो वो जो स्क्रिप्ट है बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं क्योंकि आज का संस्कृत रहे, हिंदी रहे, मराठी रहे और 500 साल 1000 साल पूर्व संस्कृत रहे, तो उसमें फर्क रहता है। वो पढ़ना बहुत ही मुश्किल बात होती है। और उतना ही नहीं, लेकिन बापट सर उन्होंने कुछ शिष्य भी तैयार कर दिए हैं कि जो ये पढ़ सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि एक पीढ़ी अभी तैयार हो जाए कि जिनका काम ही ये हो कि ये हमें आगे लेना है, ये हमें पढ़ना है। इस विरासत को, थाती को संभाल भी सके वो और इसको विस्तार भी करे, इसका प्रसार भी करे वो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ऐसे एक टीम होनी चाहिए और देश में ऐसे लोग होने चाहिए जो प्रशिक्षित भी हों और इसके लिए उनके अंदर एक जुनून भी हो करने का। जो आपने ऑनलाइन कोर्सेज की हमने बात की पटवर्धन साहब, यूट्यूब चैनल का भी आपने जिक्र किया। जो लाइब्रेरी है वो क्या डिजिटली उसको भी एक्सेस कर सकते हैं या हम उसके बारे में ऑनलाइन
जानकारी ले हाँ सकते हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो अभी कैसे? जो हमारी लाइब्रेरी है जी। www.borilib.com, अच्छा। उस पे हमने अभी तक 8,000 ग्रंथ रखे हैं और उसके लिए हमारी एक टीम काम कर रही थी, हाँ, क्योंकि हमारे पास 1,50,000 ग्रंथ जो है एक साथ तो हम नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल। पहले एक काम किया कि 100 बरस पहले ऐसी कितनी किताबें हमारे पास है, तो हमारे पास शायद 25,000 ग्रंथ ऐसे मिले कि जो 100 बरस से भी पहले छपाई हुए हैं। अच्छा। तो उनका हम सब एक टीम बना के उनका सब जब अध्ययन किया, ऐसे 15,000 ग्रंथ मिल गए कि जो ऑनलाइन कहाँ भी उपलब्ध नहीं है। अच्छा। तो उसका हमने डिजिटाइज कर दिया, वो 1 करोड़ पेजेस उसका डिजिटाइज कर दिया और वो अभी उसमें से 8,000 तक हमारी लाइब्रेरी में रखे हैं। यही हमारा बहुत बड़ा प्रयास है कि न कि सिर्फ लाइब्रेरी, लेकिन बाहर जैसे कोर्सेरा या प्रोक्वेस्ट ऐसे जो प्लेटफॉर्म रहते हैं जहाँ लाइब्रेरी भी रहती है, जहाँ कोर्सेज भी रहते हैं, जहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज रहती है, जहाँ एग्जामिनेशन रहती है, जहाँ डिस्कशन फोरम रहता है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए, ये हमारी आगे की सोच है। बहुत अच्छी बात है। और देखिए, मैं तो हृदय से आभार इस बात के लिए प्रधानमंत्री महोदय का व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके चर्चा के बहाने हमें कितना कुछ जानने को मिला है। आपके माध्यम से इस संस्थान के बारे में इतना कुछ पता चला है। चलते चलते एक दो बातें और आपसे पटवर्धन साहब पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने महाभारत की बात की, उपनिषद, पुराण या इस तरह के महान ग्रंथ जो बहुत ही पुरातन है, लेकिन इनके अलावा भी ऐसे और भी संस्कृत में बहुत प्रचुर साहित्य मिलता है और बहुत उत्कृष्ट है। जो इनसे हट के जो साहित्य है उनको भी क्या आप लोगों ने उस पर भी काम करने की कोशिश की, कभी सोचा इसके बारे में? जरूर, किस हम तरह के? सोचते भी है और हाँ। काम भी करते हैं। जी। पहली बात ये है, अभी अपने विषय तो एक ही विषय में, एक या दो ही विषय में बता देता हूँ। हाँ। एक विषय जो है वो अपना बहुत बड़ा विषय है, आयुर्वेद। हमारे पास 550 आयुर्वेद के पांडुलिपियां लिखी हुई हमारे यहाँ है। हमने उसका कैटलॉगिंग भी हो गया है, यानी कि वो किस साल की है, उसमें क्या है, यानी कि उसका पहला श्लोक और आखिर का श्लोक, उसका हमने सब कर दिया है। और इन्फोसिस फाउंडेशन ने हमें जो मदद की है, उसी माध्यम से हमने इन सब बातों में काम करना शुरू कर दिया। तो अभी यानी कि हमारे यहाँ भी यंग रिसर्चर्स है, वो इतने हैं कि जिनको हमें संधि देना चाहिए। एक यंग रिसर्चर अटले नाम की है, उन्होंने एक ही काम ले लिया कि इस 500 इसमें जो पथ्य और अपथ्य, इनके बारे में जो जो कुछ हस्तलिखित है, अच्छा, उनको उसने इकट्ठा किया। उसकी एक क्रिटिकल एडिशन बनाने का काम उनका अभी चालू है। तो उनका एक क्रिटिकल एडिशन अब हो जाएगा। वैसे ही उसके तरफ हमारे यहाँ डॉक्टर त्रिपाठी बहुत जाने माने तज्ञ और विद्वान है। उन्होंने हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र पे बहुत सारे, भरत नाट्य शास्त्र पे बहुत सारे लेक्चर्स दे दिए। कला के बारे में अभी कथक, भरतनाट्यम के बारे में बहुत सारा अभ्यास हो गया है। अच्छा। लेकिन कथक के बारे में जो नीचे से हमारी जो हस्तलिखित है, वहाँ से पढ़ाई अभ्यास नहीं हुआ है, उसका भी अभ्यास करने का प्रयास संस्था में चल रहा है। इस संस्कृति में इतने सारे अंग इकट्ठा हुए हैं कि उसका अभ्यास करने के लिए हमारी एक संस्था तो पूरी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सच है। हम सोच रहे हैं कि ये इस विषय में काम करने वाले सब संस्थाओं को एक इकट्ठा करके ये काम आगे लेना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, संसाधनों की जरूरत होगी, तो उसके लिए ये विस्तार आवश्यक हो जाता है। और देखिए, आपके जो संस्थान के माध्यम से जो काम हुए, बल्कि वहाँ इतनी महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं कि उनको मैंने सुना है कि यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है, उसमें भी उसे शामिल किया गया है आपके यहाँ की कुछ पांडुलिपियों को। हाँ, ऋग्वेद की हमारे पास जो है, ऋग्वेद की बहुत कम हस्तलिखित है। इसकी हमारी जो ऋग्वेद की हस्तलिखित है वो वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में भी आ गई है। कितनी पुरानी होगी ये हाथ से लिखी हुई जो पांडुलिपि? ये 1500 साल में। देखिए, ये भी बहुत रोचक है और जानकर बड़ा गर्व होता है कि इतनी प्राचीन पांडुलिपियों को भी सहेज कर आपने रखा है। ऐसे संस्थानों के माध्यम से या इनके योगदान से ही हजारों साल तक ये चीजें रहेंगी और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसका लाभ ले सकेंगी। एक छोटी सी बात मैं ऐसी जरा इंटरेस्टिंग है इसलिए बताना जी जरूर। कि हमारे यहाँ एक अयोध्या कांड की पोथी है, हस्तलिखित है। अच्छा। अयोध्या कांड उसका नाम है। अच्छा। और हमारे जो एक बहुत बड़े विद्वान थे डॉक्टर पावा काणे, पीवी काणे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा है और वो प्रदर्शित भी किया है। अभी जो अयोध्या का जजमेंट आ गया, तो उसमें माननीय जज का जो जजमेंट है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अयोध्या कांड में वहाँ राम मंदिर था 7वें शतक से
90 शतक में कहाँ इसमें वहाँ राम मंदिर था, ये अयोध्या कांड में लिखा है। और वो डॉक्टर पावा काणे, पीवी काणे, इन्होंने वो अपने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में लेके सिद्ध किया है कि वहाँ था, यानी कि वहाँ था, ये हमें मानना चाहिए। ये जजमेंट में लिखा हुआ है। तो ये हम सोचते हैं कि हमारे संस्कृति के लिए ये हमारे संस्था की तरफ से एक कृतज्ञता व्यक्त की गई है। जी जी, सच ये भी बात है। हमने वहाँ लिया है। ये जो दस्तावेज हैं या ये ग्रंथ हैं, ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसको सहेज कर रखना इसीलिए बहुत जरूरी होता है। अब अगर आपके पास अयोध्या कांड की जो इतनी पुरानी पांडुलिपि है जिसमें इस तरह का उल्लेख मिलता है, तो निश्चित रूप से ये साक्ष्य हैं इस देश के तमाम अलग अलग पक्षों के लिए। पटवर्धन साहब, आपने जो बातचीत की है वो बहुत ही रोचक है और बहुत प्रेरक भी है। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला। और भी आभारी हूँ मैं जी, और माननीय पंतप्रधान जी का मैं आभारी हूँ कि बिल्कुल उन्होंने हमारी डॉक्टर भंडारकर जी ने जो काम शुरू किया है जी, उसको बहुत सारा महत्व दिया, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभारी हूँ। देखिए उन्होंने चर्चा की तो देश दुनिया के लोग उसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हुए हैं ना। हाँ यही है। तो ये इस बहाने लोगों तक ये बात पहुंचेगी और मुझे लगता है कि ये उनकी सोच और उनका उद्देश्य भी है कि ऐसी अपनी विरासत को हम जाने, जुड़े उससे, उसको आत्मसात भी करें। बहुत बहुत आभार आपका पटवर्धन साहब इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम चर्चा कर रहे थे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जो कि पुणे में है, और इसी के एग्जीक्यूटिव बॉडी के अध्यक्ष भोपाल पटवर्धन जी से हमने विस्तार से चर्चा की। इसके बारे में जानने के लिए आप समझ सकते हैं, वेबसाइट का भी जिक्र हुआ, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। जानने की कोशिश करेंगे तो अभी बहुत कुछ है ऐसा जो जानना बाकी है। आप अपने अपने स्तर पर जरूर कोशिश कीजिएगा। लेकिन आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमो 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 विश्वगुरु भारत मेरा। नमो 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 विश्वगुरु भारत मेरा। एक नदी के किनारे बना एक महाभारत का सपना, एक चरखे के धागे से बुना मिट्टी के विश्वास का मंत्र। एक नदी के किनारे बना एक महाभारत का सपना, एक चरखे के धागे से बुना मिट्टी के विश्वास का मंत्र। नमो 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 विश्वगुरु भारत मेरा। दिल से लगाया पार के पद्मव्यूह कमल से अंकित देश को, स्वच्छ मिट्टी के निश्वास नाद बनाओ कार मंत्र का पुण्य। नमो 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 विश्वगुरु भारत मेरा। उठो गूंजती हुई शंख सुनकर बोले जो अद्वैत मंत्र। फैले भारत में विकास, मिले सबका प्रेम और ताकत। उठो गूंजती हुई शंख सुनकर बोले जो अद्वैत मंत्र। फैले भारत में विकास, मिले सबका प्रेम और ताकत। नमो 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 विश्वगुरु भारत मेरा। बढ़ाए हम और भी कदम, बनाए भारत स्वच्छ और शांत। बने योगी योगचर्य से, करे कर्म और पाए लंबी आयु। नमो 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 विश्वगुरु भारत मेरा। नमो 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 विश्वगुरु भारत मेरा। संतुष्ट आर्ष भारत आत्मनिर्भर। वीर देशभक्त अंतिम पल तक बने सूर्य, करे रक्षा इस धरती की। नमो 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 विश्वगुरु भारत मेरा। सरपट सारथियों के वर के पथ पे हम
देशभक्त हम। नमो नमो विश्वगुरु भारत मेरा। सागर जैसे शांति और गहराई जिनमें है, क्षमाशील जो धरती जैसे ज्ञान मौनी है नरेंद्र। नमो नमो विश्वगुरु भारत मेरा। जीत लिए विज्ञान में, आकाश और समंदर में, रजत रेखा बने शास्त्र लोक में, गूंज उठा भारत विश्व गगन में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।